हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन के आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ नीना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड आंदोलन के छठे भाग को, और इसके छठे भाग में हम लोग टाना भगत आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड में आयोजित होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है मेंस के एग्ज़ाम में, जो अलग अलग प्रकार के मेंस होते हैं। स्पेशली जेपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी कुछ पहले भी बताया है। वहाँ पर डिटेल से भी मैंने टाना भगत आंदोलन के बारे में पॉइंट वाइज भी कराया हुआ है। तो आप लोग प्ले लिस्ट जो को अवश्य चेक करें। जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी वीडियो को देखते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाएं, और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, उन सब का फ़ायदा उठाएं। उन सब से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को मैंने अब तक में बता दिया है। तो चलिए, छठे भाग में हम लोग टाना भगत आंदोलन के बारे में पहले जानते हैं। इसके जो प्रवर्तक थे वो जतरा भगत थे। इनका जन्म गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड में स्थित चिंगरी नवाटोली गांव में 1988 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि प्रवर्तक कौन थे, तो जतरा भगत आप याद रखेंगे। इनके जन्म संबंधी भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इनका जन्म गुमला जिले में हुआ था, विशुनपुर प्रखंड में स्थित चिंगरी नवाटोली में, और वर्ष था 1988 ईस्वी। इनकी माता का नाम था लीवरी देवी, पिता का नाम था कोहरा भगत, पत्नी का नाम था बुधनी भगत, और काफ़ी इनका महत्वपूर्ण स्थान था टाना भगत आंदोलन में। 1914 ईस्वी में इन्हें आत्मबोध हुआ। ये आंदोलन जो इन्होंने आरंभ किया, ये ऐसे ही नहीं हुआ। जब इन्हें आत्मबोध हुआ, इनका जन्म 1988 ईस्वी में हुआ, और 19 देखिए यहाँ कुछ मिसिंग है, यहाँ 18 होगा, सॉरी, 1888 ईस्वी, और 1914 ईस्वी में इन्हें आत्मबोध हुआ। जब इनकी आयु इतनी बढ़ गई, और जब इन्हें आत्मबोध हुआ, हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि बिरसा मुंडा को भी जब आत्मबोध हुआ तब उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। उसी प्रकार से इनके बारे में भी है। तो 1914 से ये आंदोलन आरंभ हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो 1914 में जब जतरा भगत को आत्मबोध हुआ, और ये आत्मबोध उन्हें कैसे हुआ, तो हेसराय गांव में तुरिया भगत से तंत्र मंत्र सीखते समय इन लोगों में ये लोग तंत्र मंत्र सीखते थे। जादू टोना टोटका ये सभी एक परंपरागत रूप से इन लोगों में सीखने की प्रथा हुआ करती थी और सीखा जाता था। वही सीखने के क्रम में इन्हें ये ज्ञान हुआ। ये सभी सीखना, इनका प्रयोग करके अलग अलग बीमारियों का इलाज करना, ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध था। तो यही तंत्र मंत्र सीखने के क्रम में तुरिया भगत से इन्हें ये आत्मबोध हुआ। जब ये सीख रहे थे, अच्छे ही काम के लिए सीख रहे थे, क्योंकि उस वक्त ऐसी मान्यता थी कि जिन्हें इसके बारे में जानकारी होती है वो किसी भी प्रकार की भूत प्रेत जादू टोने या बीमारी का इलाज कर देते हैं। तो वही सीखते थे ये। धार्मिक आंदोलन के रूप में ये शुरू हुआ। सबसे पहले जब आंदोलन आरंभ हुआ तो ये धार्मिक आंदोलन का रूप लिया हुआ था, क्योंकि उरांव जनजाति में, ये स्पेशली उरांव जनजाति से ही संबंधित आंदोलन था। उनमें बहुत ज़्यादा आडंबर था, ढोंग था, और धर्म के नाम पर बहुत ही ज़्यादा कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएँ थी। तो ये धार्मिक सुधार करने के लिए आरंभ हुआ था। धर्म के नाम पर जो बहुत सारे उल्टे सीधे काम होते थे या जो गलत होता था, उसके विरुद्ध इसमें टाना भगत जो आंदोलन हुआ, इसमें एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानना, यानी मांस मदिरा नृत्य संगीत इत्यादि पर रोक लगाने के लिए कहा गया। और पहले जूम की कृषि की जाती थी, उसकी वापसी पर बल दिया गया। ऐसा कहा गया कि जो पहले प्रथा थी झूम की कृषि करना यानी स्थानांतरित कृषि करना, उस पर उसे फिर से किया जाए, ये इसमें कहा गया।
अंग्रेजी सरकार के अत्याचार, बेगारी, अंधविश्वास से ग्रस्त आदिवासी समुदाय को राह दिखाने के लिए टाना भगत आंदोलन आरंभ हुआ। मुख्य उद्देश्य हम लोगों ने क्या देखा कि धार्मिक रूप से जो कुरीतियाँ चली आ रही थी, मांस मदिरा का सेवन, नृत्य, संगीत इत्यादि के नाम पर बहुत सारे गलत काम, ये सभी पर रोक लगाना। और दूसरा, उस वक्त अंग्रेज़ों की वजह से जो अत्याचार होते थे, बेगारी छा गई थी, अंधविश्वास से ग्रस्त जो आदिवासी का पूरा समाज था, उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए टाना भगत आंदोलन आरंभ हुआ। अगर मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो यही है। इसमें कहा गया धर्मेश की उपासना करनी चाहिए, धर्मेश की उपासना पर बल दिया गया, क्योंकि जो उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता होते हैं उन्हें धर्मेश कहा जाता है। पहले भी मैंने बताया है ये। तो ऐसा कहा गया कि बहुत सारे देवी देवताओं की जगह सिर्फ एक जो हमारे श्रेष्ठ देवी देवता हैं धर्मेश, उनकी ही पूजा करनी है, उनकी ही आराधना करनी है। और कुडुख या उरांव समाज में कुरीतियों, गरीबी आदि को दूर करना है, जो अलग अलग प्रकार की कुप्रथाएं थी उन्हें दूर करना। इस आंदोलन में एक महिला जुड़ी थी जिसने बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें अपना योगदान दिया। उनका नाम था देव मुनिया। ये पूछा जाता है, इनसे ये प्रश्न आता है। अब अगर हम लोग क्षेत्र देख लें कि किस क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा फैला या फिर आरंभ होकर के अलग अलग क्षेत्रों में फैला, तो कौन कौन से थे? विशुनपुर, खागरा, गुमला, रायडी, चैनपुर, पालकोट, सिसई, लापुंग, कुडू और मांडर इत्यादि। ये सभी वो जगह थे जहाँ पर यह आंदोलन फैला। अधिक जनसंख्या के कारण यह आंदोलन काफ़ी जल्दी फैल भी गया था। अब हम लोग देखते हैं, जतरा भगत महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि 1914 की जो अवधि थी उस वक्त महात्मा गांधी का आगमन भारत के क्षेत्र में उनके मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और उनके जो विचार थे उनका प्रभाव सभी के साथ साथ जतरा भगत पर भी पड़ा, और उनके अहिंसा वाली प्रवृत्ति से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्हें अलौकिक व्यक्ति के रूप में देखा जाता था, और धीरे धीरे ये देश प्रेम से जुड़ने लगे। फिर इन्हीं का प्रभाव था कि धार्मिक आंदोलन के रूप में जो आए जतरा भगत, और फिर वो देश प्रेम के भाव से उत्प्रोत हो गए, और ये आंदोलन आगे बढ़कर राजनीतिक रूप भी लेने लगा। सरकार ने फिर इनकी बैठकों पर पाबंदी लगा दी। अब सरकार को जब ये आभास हुआ कि ये एक राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और विद्रोह का रूप ले लेगा निकट भविष्य में, तो इसने इसके जो मीटिंग होते थे उसे रोकना शुरू कर दिया, पाबंदी लगा दी। और फिर अगर ऐसा कुछ होता था तो वो लोग पकड़ लेते थे, जेल में डाल देते थे। तब क्या हुआ कि टाना भगत गुप्त रूप से बैठक करते, और इनकी बैठक का दिन बृहस्पतिवार की रात में होता था। याद रखेंगे, ये विशेष रूप से बैठक होती थी इनकी बृहस्पतिवार की रात को, और गुप्त रूप से, ताकि अंग्रेजों को पता न चल सके। अगर उन्हें पता चलता तो वो इन्हें पकड़ कर जेल में डाल देते। टाना भगत आंदोलन 2 चरण में हुआ, इसे याद रखेंगे। प्रथम चरण में क्या हुआ? परिष्करण आंदोलन चला, यानी कि धार्मिक रूप से शुद्धिकरण, धर्म में जो कुप्रथाएं थी उसे हटाया गया और अच्छी चीज़ों का उसमें जोड़ा गया। तो ये परिष्करण किया गया, उन्हें शुद्ध किया गया। जो धर्म के नाम पे जो आडंबर थे उन्हें हटाकर एक्चुअल जो धर्म को में अच्छी बातें हैं उसे मानने को कहा गया, और जितनी भी कुरीतियाँ या गलत आचरण थे उन्हें छोड़ने को कहा गया। इसमें अंधविश्वास का त्याग, मांसाहार का त्याग और दुष्ट बोंगाओं का परित्याग भी शामिल था। जो गलत लोग इनके समुदाय में शामिल हो जाते थे उनसे उनका परित्याग करना भी इसमें शामिल था। दूसरे चरण में क्या हुआ? धर्म का संगठन हुआ, आचरण संबंधी नियमों का निर्धारण हुआ कि करना क्या है, अलग सा एक संविधान बना, रूल बना, किसे नहीं करना है और किसे करना है, कौन कौन सी बातों को मानना है। एक विधि विधान तैयार किया गया, देश प्रेम को इसमें जोड़ा गया दूसरे चरण में, कि जो भी टाना भगत के मानने वाले हैं इसका अर्थ है कि उन्हें देश प्रेम उनमें भरा हुआ है, देश प्रेम की भावना उनमें होनी चाहिए। और शोषकों का विरोध सम्मिलित था, जो कि शोषण करते थे जैसे कि अंग्रेज, उनका विरोध करना ही पड़ेगा, ये भी था इसमें।
सरकार ने काफ़ी सख्ती दिखाई और अनेक आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। सरकार ने फिर जब अंग्रेज़ों ने देखा कि इस प्रकार से गतिविधियां हो रही हैं टाना भगत आंदोलन के आंदोलनकारियों के द्वारा, तो उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने तो पाबंदी लगा रखी थी इन पर कि मीटिंग नहीं कर सकते, किसी प्रकार का काम नहीं कर सकते, कार्रवाई नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं जतरा भगत को 1916 ईस्वी में फिर जेल दे दिया गया। इस वक्त इन्हें पकड़ लिया और जेल दिया और ये अवधि थी 1916 की, और 1 साल बाद छोड़ दिया कुछ शर्तों पर, कुछ कंडीशन पे इन्हें 1 साल बाद छोड़ दिया जेल से, जैसे कि वे नए धर्म और सिद्धांतों का प्रचार नहीं करेंगे, यानी जिस वजह से उन्हें पकड़ा था वो सब वो नहीं करेंगे। इस कंडीशन पर उन्हें छोड़ा। 1917 ईस्वी में जेल से जब वे बाहर आए और उनकी फिर मृत्यु भी हो गई। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में प्रथम बार टाना भगत राष्ट्रीय आंदोलन के अहिंसक आंदोलन में सम्मिलित हो गया। यहाँ पर इसे आप लोग ध्यान से समझें। टाना भगत आंदोलन जब आरंभ हुआ तब से लेकर 1917 ईस्वी तक, जबकि महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव टाना भक्तों पर पड़ने लगा, तब तक कौन थे? जतरा भगत थे। जब इनकी मृत्यु हो गई तो फिर ये सारी बागडोर किन्होंने संभाली? सिद्धू भगत ने। और सिद्धू भगत फिर क्या हुआ कि 1921 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, तो इसमें सिद्धू भगत के नेतृत्व में ही टाना भगत राष्ट्रीय आंदोलन के अहिंसक आंदोलन में सम्मिलित हुए, यानी टाना भगत जो थे वो असहयोग आंदोलन में फिर जुड़ गए, कूद पड़े। कांग्रेस के कलकत्ता, गया, लाहौर आदि अधिवेशनों में टाना भगतों ने भाग लिया। जैसे कि अलग अलग अधिवेशन होते थे कांग्रेस के हर साल अलग अलग जगहों पर। इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अधिवेशन से सेपरेट मैं आप लोगों को बताऊंगी जहाँ से प्रश्न आता है। तो जितने भी प्रकार के कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे उन सभी में भाग लेते थे टाना भगत। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह तथा सरदार पटेल के बारदोली आंदोलन से प्रभावित होकर कर देना बंद कर दिया। अब टाना भक्तों ने क्या किया? सरदार पटेल के आंदोलन जो हुआ था बारदोली आंदोलन, उनसे प्रभावित हुए और किसी भी प्रकार का टैक्स देना बंद कर दिया। टाना भक्तों ने 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन में भी भाग लिया और गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट दी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा ही जाता है। तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ऐसा हुआ था कि टाना भक्तों ने 400 रुपये की थैली अपने समाज की तरफ से गांधी जी को भेंट की थी, क्योंकि उस समय जो आंदोलन होते थे उसमें अपना उन्होंने दान दिया था। तो यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये टाना भगत आंदोलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरदार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों का आंदोलन संबंधी जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग इसे एक बार फिर से सुने, एक बार देखें जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं, और अपने सुझाव मुझे अवश्य दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सरदार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ से भी प्रश्न आते हैं हर तरह के, डिस्क्रिप्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो उस टॉपिक को भी ध्यान से समझना बहुत आवश्यक है। और ये मैंने जेपीएससी पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया है, इसलिए बिल्कुल वस्तुनिष्ठ प्रकार से मैंने कराया है। इसे डिस्क्रिप्टिव रूप में भी मैंने पढ़ाया है। आप लोग फिर से मैं कह रही हूँ, एक प्लेलिस्ट को अवश्य चेक करें और झारखंड के इतिहास से इस टॉपिक को डिटेल वाले वीडियो को भी अवश्य पढ़ें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सरदार आंदोलन के बारे में। धन्यवाद।